हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अदीरा और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको मालूम चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी, अगर आप में से किसी को कैंसर हुआ है या फिर जनरली किसी को भी कैंसर होता है ना, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि मुझे कैंसर कैसे हो गया? मैंने तो कभी अल्कोहल नहीं लिया, मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पिया, फिर मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? एंड सेम चीज़ जब मैं डायग्नोस्ड हुई थी, मेरे दिमाग में ये बार-बार सवाल आते थे। मैं तो फिर भी सवाल से बाहर निकल गई। लेकिन आज भी कई लोग मुझसे मिलते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है मुझे दिन में एक बार, जो ये सवाल कर देता है कि यार तुम्हें ही कैसे हो गया? तुम तो फिज़िकली काफ़ी एक्टिव हो। इस सवाल से ना अब मैं बोर हो चुकी हूँ। मैं कहती हूँ यार नया सवाल पूछो, मैं बोर हो चुकी हूँ। ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं कि मुझे कैंसर कैसे हो गया? जब मुझे कैंसर हुआ था, मैंने सेम सवाल डॉक्टर से करा था। डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर होने के कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन जो मेन रीज़न है, वो है ऑब्वियसली तम्बाकू, सिगरेट, अल्कोहल लेना। दूसरा है जेनेटिक, अगर माँ-बाप को कैंसर है या दोनों में से किसी एक को कैंसर है, तो बहुत चांसेस है कि उनके बच्चों को कैंसर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मैरिज करती हूँ और मेरे बच्चे होते हैं तो बहुत चांस है कि मेरे बच्चों को कैंसर हो सकता है। तीसरा कारण है संक्रमण या फिर वायरस। चौथा कारण है खान-पान और पाँचवाँ कारण है आपका इम्यून का वीक होना। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। अगर इनमें से आप ऐसे लोग हैं जो ऐसी घटना आपके साथ हुई हो या इन फ्यूचर होगी, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन अगर हुआ तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप प्लीज़ अवेयर हो जाइए। क्योंकि जनरली मैं जब अपने दोस्तों को इस घटना से मिलते हुए देखती हूँ तो मैं उन्हें बहुत समझाती हूँ कि मुझे देखो क्या हो गया, प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहो। तो क्या कारण था कि मुझे कैंसर हुआ? हालाँकि इस बात की पुष्टि डॉक्टर ने नहीं की, लेकिन मैंने अपने जैसे सेम घटना दूसरे के साथ भी होते हुए देखा है। 2024 में जब मैं बीमार पड़ी थी और उसके बाद तो बीमारी ही होती रही एंड मेरा प्रार्थना है भगवान से कि मैं आगे कभी भी बीमार ना पड़ूँ। और मुझे अब डर लगता है, जैसे ही मैं बीमार होती हूँ मुझे लगता है कि अब क्या नया होने वाला है। कहीं न कहीं हमारे दिमाग में चलता है कि रिलैप्स तो नहीं हो रहा है, तो वो डर कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो होता ही। ख़ैर 2024 में मुझे ना डेंगू हुआ था, अक्टूबर के टाइम पे एंड डेंगू से पहले मैं कभी बीमार नहीं पड़ी। और दूसरी चीज़ मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा-सा वीक रहता था बिफ़ोर कैंसर। मुझे सर्दी-खाँसी जल्दी हो जाता था, अगर मैंने ऐसा कुछ खा लिया लाइक आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स तो बड़ी जल्दी मेरे गले में ख़राश होना, सर्दी-खाँसी होना, बारिश में भीग गई तो सर्दी-खाँसी, ठंड आ गई तो सर्दी-खाँसी। सर्दी-खाँसी मेरा ऐसा जिगड़ी यार था, जो कभी भी मिलने चला आता था, ठीक है? तो 2024 में मेरे को डेंगू हुआ और डेंगू होने के बाद चलो अच्छा सा उसका इलाज हो गया, दवाइयाँ खाई, टैबलेट्स लिए, इंजेक्शन हुए, ब्लड टेस्ट हुए, काफ़ी कुछ हुआ और फिर मैं ठीक हो गई। प्लीज़ इस म्यूज़िक को इग्नोर करना, हाँ, जो पीछे पों-पों बज रहा है। बड़ी मुश्किल होती है वीडियो रिकॉर्ड करने में। ख़ैर ये दूसरी बात है। ये कैंसर अवेयरनेस का वीडियो है तो प्लीज़ अच्छे से देखना, क्योंकि मेरे पास लिटरली बहुत क्वेश्चन आते हैं, कमेंट्स आते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनके कमेंट्स को, उनके प्रॉब्लम्स को दूर कर पाऊँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखना और अगर आपके आस-पास ऐसा कोई है तो उसे भी ये वीडियो दिखाना ताकि वो भी अवेयर हो सके। डेंगू हुआ, डेंगू होने के बाद मैं ठीक हो गई और वापस मैं अपने काम पे लग गई। मेरा काम सब कुछ सही चल रहा था एंड फिर मैं 1-1, डेढ़-डेढ़ महीने के बाद फिर से मैं बीमार होने लगी। वही सेम बुखार आने के बाद वीकनेस होना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर आखिरकार वही घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार मुझे नहीं था और किसी को नहीं था। डॉक्टर ने कहा कैंसर है और कैंसर का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में आया कि आखिर मुझे कैंसर कैसे हो सकता है। इवन मेरे जानने वाले जितने भी थे, सभी को ये बात बड़ी शॉकिंग लगी, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की रही हूँ जो फिज़िकली काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। डांस करना, एक्सरसाइज़ करना, जिम जाना, जिम तो मैं एक दिन भी गलती से नहीं छोड़ सकती थी और उस वक़्त तो मेरे रिश्ते भी काफ़ी देखे जा रहे थे, तो मेरा पहला शर्त होता था कि मैं जिम जाऊँगी एक टाइम।
इस कदर मैं एक्सरसाइज़ के पीछे पागल थी। इवन मैं अभी इतना एक्सरसाइज़ नहीं करती जितना मैं पहले करती थी। 2024 में मुझे डेंगू हुआ था और ठीक 6 महीने बाद क्या निकलता है? ब्लड कैंसर। खून में कैंसर, खून में डेंगू, संक्रमण, वायरस। हालाँकि ये बात मैंने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने ये बोला कि अभी तक डेंगू से कैंसर होने वाले चीज़ें जो है, मामला जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही कारण है कैंसर का। क्योंकि दोस्तों ट्रस्ट मी, ऐसा सेम घटना मैंने 2-3 अपने करीबी लोगों के साथ देखा है। बीच में डेंगू हमारे यहाँ काफ़ी फैला था और उस डेंगू के दौरान ठीक 2 महीने के बाद मेरे भाई के दोस्त को भी कैंसर हुआ है और ब्लड कैंसर हुआ है। उस वक्त मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। सेम घटना मेरी दोस्त पटना में रहने वाली को हुआ। तो मैं कैसे नहीं कह सकती हूँ कि डेंगू के जो वायरस है, डेंगू का जो संक्रमण है वो कहीं न कहीं ब्लड कैंसर का कारण बन सकता है। क्योंकि मैंने ये 3 घटना देख लिया था। एक मैं थी, एक मेरे भाई का दोस्त था, दूसरी मेरी खुद की दोस्त थी। मुझे ऐसा लगता है कि डेंगू का वायरस रह जाने की वजह से या फिर शायद डेंगू का बहुत अच्छे से इलाज नहीं हो पाना ब्लड कैंसर का कारण हो सकता है। और मैं श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी कि डेंगू का इलाज अगर सही से नहीं हुआ तो ये कारण बन सकता है कैंसर का, या फिर शायद डेंगू में हमारा इम्यून बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ये भी कारण है कि संक्रमण होने की वजह से मेरी इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाई और मुझे कैंसर हो गया। हालांकि डॉक्टर ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं करी है, ना ही मेरे जेनेटिक्स में कैंसर निकला है। और चूँकि साइंस में, मेडिकल में अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि डेंगू होने की वजह से कैंसर हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को बहुत समझती हूँ, मैं अभी भी जब बीमार पड़ती हूँ तो मैं बहुत ऐसा ध्यान रखती हूँ कि मैंने कब क्या करा था कि मैं बीमार हुई हूँ। मैंने कब क्या खा लिया कि मुझे उल्टी हुई। तो अब मैं धीरे-धीरे अपनी बॉडी को समझने लगी हूँ। ये हो गया कि मुझे कैंसर क्यों हुआ। अब मैं आती हूँ उन लोगों के बारे में बातचीत करने में जो अक्सर मुझे मैसेज करते हैं। जनरली लोगों में जब कैंसर होता है, उनकी फैमिली, वो खुद इतना ज़्यादा डर जाते हैं। लाज़मी डरना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे घर वालों के साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं बीमार पड़ी, काफ़ी ज़्यादा लोग डर गए, मैं खुद भी डर गई। डरना ठीक है, लेकिन पूरे टाइम डरना ठीक नहीं है। शुरू में डरना लाज़मी है, क्योंकि हम इस बीमारी से अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन एकदम से ये सोच लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना कि अब मैं नहीं बचूँगा, अब मैं मर जाऊँगा, उनकी फैमिली काफ़ी परेशान हो जाती है। ये सारी चीज़ें ना कहीं आपने अगर मनोविज्ञान पढ़ा होगा, अगर आप मनोविज्ञान को जानते होंगे तो आपको भी मालूम होगा जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। जब भी आपके घर में, आई प्रे कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन ये अवेयरनेस के रूप में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ इसको आप वैसे ही लेना। तो जब भी आपके आसपास ये बीमारी देखने को मिले, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बहुत हल्के माइंड से, बॉडी को बहुत रिलैक्स करके अपना इलाज करवाना है और ये बिलीव रखना है कि कीमोथेरेपी से आपके कैंसर ठीक हो जाएगा। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे ना, वो पॉजिटिविटी आपके बीमारी में बहुत साथ निभाएगी। दूसरी बात, हमारे ज़िंदगी में अच्छा और बुरा दोनों होता है। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, जब हमारे ज़िंदगी में सुख आता है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते, काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में कुछ दुख का पल आता है, कुछ वैसी चीज़ें आ जाती, बड़ी मुसीबतें आ जाती, तो हम काफ़ी रोने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। ये दोनों बात में काफ़ी डिफरेंस है। हम अपने लाइफ के आगे किसी को देख ही नहीं पाते हैं, हम दुनिया को देख ही नहीं पाते, जबकि आप अगर बाहर निकल के देखेंगे तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे कहीं गुना ज़्यादा परेशान हैं, जिनके पास पैसे ही नहीं हैं इलाज करवाने के। मैं जब हॉस्पिटल में थी तो अक्सर मैं भी बहुत उदास ही रहती थी कि मेरे पास फैमिली भी नहीं है कीमोथेरेपी करवाने के लिए, मैं पूरा इलाज खुद अकेले करवा रही हूँ। बहुत ही बेचारी सी लड़की बन के अपने ही मन में मैंने एक घर बना लिया और उस घर में मैं एक बेचारी और लाचार सी लड़की रहती थी। मैं जब भी हॉस्पिटल जाती थी, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करती थी, वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला जिसकी उम्र थी 19 साल। वो लड़का बिल्कुल पतला सा और सीढ़ी के पास बैठ के वो खाना खा रहा था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है।
तो जब भी मैं हॉस्पिटल में किसी को खाते हुए देखती थी, चूँकि मैं घर जाके खाती थी, मैंने आस-पास में ही रूम ले लिया था और वो अकेले लड़का खाना खा रहा था, सर पे बाल नहीं, सूखा-सा पतला-सा लड़का, शरीर पूरे तरीके से सूख चुका है। मैंने उससे बातचीत की और मैंने सबसे पहले उससे भाई बोला कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसके बातचीत से लगा कि वो बंगाली है और मुझे बंगाली आती है, तो मैंने बांग्ला में बातचीत करना शुरू किया। जब उसकी बातें, उसकी कहानी मैंने सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा तकलीफ़ तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। वो लड़का, वो 19 साल का लड़का कितना छोटा, और वो दिखने में और भी छोटा दिख रहा था बीमारी की वजह से। वो अकेले आता था मीरा रोड से। मीरा रोड बहुत दूर है। मीरा रोड दादर से का जो डिस्टेंस है, दादर जहाँ पे टाटा मेमोरियल है, पूरे 2 घंटे लगते हैं बाई ट्रेन, और वो बाई ट्रेन आता था। उसके जिया जी आते थे, सिग्नेचर करते थे और वो चले जाते थे। ये अकेले कीमोथेरेपी लेता था। अकेले कीमोथेरेपी ले करके रात भर हॉस्पिटल में सोना और फिर सुबह उठ कर के आसपास ही खा लेना। बगल में एक पब्लिक शौचालय है जहाँ पे वो नहाता था, और ऐसे करके उसके 4 दिन की कीमोथेरेपी चल रही थी। मैंने सोचा इस तकलीफ़ के आगे मेरी तकलीफ़ तो कुछ है ही नहीं। वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला खुद के लिए कि मुझे खुद को कैसे मजबूत रखना है। ऐसे कर कर के मैं हर रोज़, हर दूसरे तीसरे दिन किसी नए-नए लोगों से मिलती थी। एक दिन एक बच्चा मुझे मिल गया जिसके पैर में कैंसर, और ट्रस्ट में उस बच्चे को मैंने मेरे सामने वो एडमिट होने के लिए आया, और दूसरे दिन मैंने देखा कि उसका पैर कटा हुआ है। वो 12 साल का बच्चा जो अभी जस्ट धरती पे आया है, उसने ज़िंदगी नहीं देखी, उसके पैर काट दिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरी माँ ऐसा कहती है और मैं ये फ़ील करती हूँ कि अपाहिज होने से ज़्यादा तकलीफ़ कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। हर बात के लिए किसी पर डिपेंड रहना, इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपके साथ जब बहुत अच्छा होना तो बहुत खुश होना, जिसको हमारे बिहार में बोलते हैं, धधाने की ज़रूरत नहीं है, और जब बहुत बुरा हो तो बहुत रोने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी है, दुख और सुख को एक पलड़े में रखिए और दोनों को बराबर रखने की कोशिश कीजिए। जब बहुत खुशी आए तो बहुत एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, और जब गम आए तो उससे भी नज़रें मिलाने की कोशिश कीजिए। बहुत रोने धोने से तो चीज़ें वैसे भी ठीक नहीं होने वाली है। आपके पास, आपके आस-पास अगर ये बीमारी है, बहुत आराम से इसके साथ डील करने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत ख़तरनाक है, बहुत दर्दनाक बीमारी है, लेकिन फिर भी अगर आप हिम्मत बनाए रखेंगे तो बहुत उम्मीद है कि आप इस बीमारी से जीत जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जीतते हुए। सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं खुद हूँ। आज मैं आप सभी के बीच में हूँ, सही सलामत हूँ, अपने सारे काम काज कर रही हूँ, अपने इलाज के साथ साथ मैं अपने घर वालों की भी देखभाल करती हूँ। तो अगर आपको मोटिवेट होना, आप मुझे देखिए, सीखिए, अपने आसपास के लोगों से सीखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू दोस्तों।